हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आप काफी अच्छे होंगे। क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम आपने सुना होगा। वो क्रिस्टोफर कोलंबस जिसने अमेरिका की खोज की थी 1492 में। ये आप काफी दिनों से पढ़ रहे होंगे। क्रिस्टोफर कोलंबस का एक लाइन है, वो लाइन काफी इंस्पिरेशनल है। अगर उस लाइन को अपने जीवन में उतारा जाए, उस लाइन से अगर कुछ लर्न किया जाए तो ये हमें जीवन को आगे बढ़ने में बहुत ही मदद कर सकता है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने कहा था, इफ यू वांट टू क्रॉस द ओशियन यू मस्ट हैव द करेज टू लूज द साइट ऑफ द सोल। इसका सिंपल मतलब क्या है कि अगर आप समंदर को पार करना चाहते हैं तो सबसे पहले समंदर के किनारों को आपको छोड़ना पड़ेगा। दूसरे तरीके से इसे क्या कह सकते हैं कि अगर आप समंदर को पार करना चाहते हैं तो आपको समंदर के किनारों को छोड़कर दूसरे तरफ जाने की हिम्मत होनी चाहिए। यानी इसका अपने लाइफ में किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं कि अगर आप अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, अगर आप दुनिया के अंदर में या अपने जीवन में किसी भी तरह का बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको किसी बेहिचक और कह सकते हैं बिना किसी रोकथाम के, बिना किसी भी, अगर भले हमें अपनी मंजिल निश्चित रूप से दिखाई ना दे रही हो, भले लोग हमसे नाउम्मीद कर रहे हो, लेकिन हमें आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहना चाहिए। और हमें क्रिस्टोफर कोलंबस की इस बातों को याद करके रखना चाहिए कि हमें बस निकल पड़ना है और एक दिन हमारी मंजिलें हमें जरूर मिल जाएगी। चलिए, आज हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के एक नए टॉपिक्स के साथ अवेलेबल हैं। उस टॉपिक्स का नाम है, सबसे पहले मैं टॉपिक्स के बारे में आपको बता देता हूं, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ हड़प्पन पीपल। इसका दूसरा तरीके से अगर मैं समझना चाहूं तो इसमें कहने का मतलब है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनका इकोनॉमिक लाइफ क्या था, यानी दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं उनका जो सोर्स ऑफ इनकम था वो क्या क्या हुआ करता था। चलो, पहले आज की तुलना से, आज मैं इंडिया की तुलना से मैं कर रहा हूं, उसके बाद हड़प्पा से उसकी तुलना में करूंगा। जैसे आज की मैं बात करूं तो आप इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे कि सोर्स ऑफ इनकम, खास करके अगर इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात किया जाए तो आप लोग क्लास 9, 10 तक पढ़े होंगे कि हमारे इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, यानी वो टर्शियरी सेक्टर जिसे हम लोग सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो यानी दीज 3 सेक्टर्स are the major sources of economy of a country and especially of India। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से हम लोग यहां पे समझने की कोशिश करेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों का जो सोर्स ऑफ इनकम था, ठीक, वो क्या हुआ करता था। तो एक सबसे पहले मैं उनका सोर्स ऑफ इनकम, देखो मैंने शॉर्ट में यहां पे मैं बता देता हूं, एग्रीकल्चर सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम, मेन इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन उनका एग्रीकल्चर हुआ करता था। दूसरा जो उनका इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है वो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का मतलब जानवरों को पालतू बनाना, या जानवरों का कह सकते हैं पशुपालन। ठीक है, तीसरा देखिए क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज, चौथा क्या है बीड्स मेकिंग, और पांचवा है ट्रेड एंड कॉमर्स। यानी फिर से अगर मैं इसे समझूं तो एग्रीकल्चर यानी खेती, कृषि, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज, बीड्स मेकिंग, ट्रेड्स एंड कॉमर्स, यानी ये 5 चीजों मैंने आपको बताया, ये हड़प्पाई लोगों का मेजर सोर्स ऑफ इनकम हुआ करता था। यानी वहां के लोगों का एक इकोनॉमी जो था इन तमाम चीजों पे डिपेंड हुआ करती थी। चलिए, अगर मैं चाहूं, इसको मैं थोड़ा सा एक रिव्यू आपको दे रहा हूं। जैसे मान लो मैं एग्रीकल्चर की बात करूं, आज इंडिया के ही बारे में आप बात कर लो कि इंडिया के ज्यादातर लोग, चाहे आजादी की बात करो या आजादी के बाद की बात करो, है ना, यानी प्री फ्रीडम की बात करो, प्री इंडिपेंडेंस की बात करो या पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करो, आप देखेंगे हिंदुस्तान के आज भी 60% से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। ठीक उसी तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में भी उनका एग्रीकल्चर एक मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था। अब देखो, हम एक ऐसे सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, हम एक ऐसे सिविलाइजेशन को स्टडी कर रहे हैं और ऐसे सिविलाइजेशन को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं जिस सिविलाइजेशन के बारे में, जिस सिविलाइजेशन का कुछ एविडेंसेस हमारे पास हैं, जिसको हम लोग आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कहते हैं। और ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में हमें कौन बताते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। आपको मैंने बताया है कि हु इज कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट? एंशिएंट रिमेन्स का स्टडी करने के में जो एक्सपर्ट होते हैं, यानी सिंपल कह सकते हैं प्राचीन समय के जो अवशेष यानी एंशिएंट रिमेन्स जो है उसको स्टडी करने वाले जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हें हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। यानी आर्कियोलॉजिस्ट हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस देते हैं, ठीक है, इन तमाम चीजों का, और उसके आधार पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, कि हड़प्पा लोगों का इकोनॉमिक लाइफ किन किन चीजों पे डिपेंड हुआ करता था। या जो भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है, यानी पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक प्रमाण उन चीजों को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा एग्रीकल्चर,
ऑब्वियसली बात है, तो क्या क्या चीज है, तो देखो सबसे पहले मैं यहां से समझाते जाता हूं ताकि आपके, क्योंकि मैं 6 to 12 क्लास एनसीईआरटी को कवर कर रहा हूं, तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपके दिमाग में जाने चाहिए। अगर मैं रिव्यू करके आपको बता दिया तो भी समझ में आ जाएगा, बट यहां से आप देखिए ताकि इंपॉर्टेंट चीजों को आप लिख सके। देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है एग्रीकल्चर के बारे में कि मेन ऑक्यूपेशन, यानी एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ हड़प्पन पीपल। ठीक, सेकंड वन रिमेन्स ऑफ लार्ज ग्रैंडरीज, आपने पढ़ा होगा, आपको मैंने पिछले टॉपिक्स में मैंने पढ़ाया है कि मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से बड़े बड़े ग्रैंडरीज के एविडेंसेस मिलते हैं, यानी सिंपल कह सकते हैं कि ग्रैंडरीज बड़े बड़े मिलते हैं, यानी इसका दूसरे तरीके से मैं कह सकता हूं कि हड़प्पन प्रोडक्शन यानी द प्रोडक्शन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल वाज मोर देन द रिक्वायरमेंट्स, यानी जब आप अपनी जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन करते हो तभी तो आप उसको सरप्लस, जिसको हम लोग सरप्लस प्रोडक्शन कहते हैं, अधिशेष उत्पादन कहते हैं, तभी तो हम उस चीजों को क्या क्या करेंगे, रखा करेंगे, एक्स्ट्रा जो है सो हम उसको स्टोर करके रखेंगे। तो यानी वहां से जो रिमेन्स मिलते हैं लार्ज ग्रैंडरीज के, वो उनका मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था क्या चीज, तो यानी लार्ज ग्रैंडरीज के रिमेन्स हमें ये बताते हैं कि वहां पे एग्रीकल्चर प्रोमिनेंट था, एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था। आगे देखिए कई सारे ग्रेन्स के एविडेंसेस मिलते हैं, यानी वो लोग, अब वो ग्रेन्स के एविडेंसेस, अनाज के जो दाने के एविडेंसेस हमें मिलते हैं, वो ये हमें बताते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग क्या क्या खाते थे। जैसे देखो व्हीट हो गया, बार्ली हो गया, लेंटिल हो गया, चिकपी हो गया, सीसम हो गया, ये सब उनके डाइटरी प्रैक्टिसेस हुआ करते थे, यानी ये सब उनके खाने पीने के महत्वपूर्ण पार्ट हुआ करते थे। तो यानी इसके एविडेंसेस हमें मिलते हैं। अब राइस और कॉटन की बात आती है, तो आपको मैंने बताया है पिछले क्लासेस में, राइस वो लोग जरूर थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो पीपल थे उनके डाइटरी प्रैक्टिसेस में राइस जरूर शामिल हुआ करता था, लेकिन राइस का इस्तेमाल या कह सकते हैं राइस के जो एविडेंसेस हो वो काफी कम मिलते हैं, यानी बाकी चीजों की तुलना में राइस उतना ज्यादा नहीं मिलता है, इसलिए ये उनके लाइफ का पार्ट जरूर हुआ करता होगा, लेकिन इसका जो प्रमाण कम है, यानी ये उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण खाना नहीं हुआ करता था। कॉटन, आपको पता होगा कि जितने सिविलाइजेशन है सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे उन्होंने ही कॉटन का प्रोडक्शन करना जानते थे। तो ये जितना हो गया व्हीट, बार्ली, लेंटिल, चिकपी, सिसेम, राइस, कॉटन, ये सब ग्रेन्स के एविडेंसेस मिलते हैं, बड़े बड़े ग्रैंडरीज के एविडेंसेस मिलते हैं। अब देखो वुडन प्लाव फॉर टिलिंग द फील्ड, ठीक है, यानी वुडन प्लाव, खेत को जब आप जोतते हैं, ऑब्वियसली बातें हैं, तो आपको उस समय लकड़ी के हल के कई सारे प्रमाण मिलते हैं, जो टिलिंग के लिए यानी फील्ड को जोतने के लिए लकड़ी के हल हुआ करते थे, उसके प्रमाण मिलते हैं। टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लाव, ठीक है, यानी मिट्टी, टेराकोटा मॉडल्स का मतलब क्या होता है, मिट्टी के बने हल जो है वो बनावली से मिलते हैं। ये बनावली कहां पे है, हरियाणा में पड़ता है। उसके अलावा देखिए हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स वाज डन विद कॉपर सिकल्स, स्टोन ब्लेड्स, ईटीसी, यानी जो फसल होता था उसको काटा किस चीजों से जाता था, कॉपर सिकल्स, कॉपर मतलब तांबे के जो है काटने वाले औजार हुआ करते थे, स्टोन ब्लेड्स यानी पत्थर का ब्लेड टाइप्स का बना हुआ होता था, वो उसको काटने के लिए इस्तेमाल, ये सब एविडेंसेस हमें मिलते हैं। ट्रेसेस ऑफ कैनाल, नहर के प्रमाण मिलते हैं हमें। अफगानिस्तान का एक जगह है सोरतुगई, वहां से हमें ट्रेसेस ऑफ कैनाल, यानी ऑब्वियसली बात है कैनाल है, इसका मतलब इरिगेशन सिस्टम में इसका यूज किया करते होंगे, सिंचाई व्यवस्था बहुत ही उन्नत थी, ठीक है, जो हमें ये कैनाल सिस्टम बता दे कि पानी को रिजर्व करके रखा जाता होगा ताकि प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम मेंटेन रहे। आगे देख लीजिए वाटर रिजर्वायर, ठीक है, अब धौलावीरा गुजरात में है, वहां से हमें वाटर रिजर्वायर यानी जलाशय के प्रमाण मिलते हैं। प्लाउड फील्ड, जोते हुए खेत, ठीक है, आप देखते होंगे ये कई बार कॉम्पिटिटिव में भी पूछे जाते हैं और बोर्ड में भी पूछे जाते हैं कि जोते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिलते हैं, तो आप देख सकते हैं कालीबंगन, यानी इतना सारा चीज मैंने बताया, ठीक है। रिमेन्स ऑफ लार्ज ग्रैंडरीज, कौन कौन से ग्रेन के एविडेंसेस मिलते हैं, वुडन प्लाव है ना के एविडेंसेस मिलते हैं, टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लाव मिलते हैं, कहां से, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स किससे किए जाते थे, ट्रेसेस ऑफ कैनाल कहां से मिलते हैं, वाटर रिजर्वायर कहां से मिलते हैं, प्लॉइंग फील्ड्स, ठीक है, ये सब कहां से मिलते हैं, ये सब हमें बताते हैं कि एग्रीकल्चर जो था वो फ्लोरिशिंग स्टेज में यानी उन्नत अवस्था में मौजूद था, कहां पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलिए, यानी ये उनके इकोनॉमी का पहला इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, पहला प्रोमिनेंट हिस्सा हुआ करता था। दूसरा देखिए डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी उनके इकोनॉमिक, हड़प्पन लोगों का जो इकोनॉमिक लाइफ था उसका दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या था, जानवरों का पशुपालन, यानी पशुपालन, जानवरों को पालतू बनाते थे। ऑब्वियसली बात है आज भी देखते होंगे पेस्टोरलिज्म, जो पशुपालन है वो हमारे किसान भाइयों का, ठीक है, गांव के लोगों खास करके रूरल एरियाज में एक इकोनॉमिक लाइफ के लिए बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। अब देखना अनदर इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, व्हाट इज अनदर इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज द सेकंड इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन
ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ हड़प्पन पीपल। अब वो कौन कौन से अब मान लो हमें जानवर के एविडेंस, जैसे विदाउट एविडेंसेस तो आप कुछ कह नहीं सकते। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा से कई सारे सील्स मिले, मुहरे जिसको मैं बोलता हूं, है ना। हड़प्पन सिविलाइजेशन में नंबर ऑफ सील्स मिले हैं और उस सील्स के ऊपर में कई सारे जानवरों के जो चित्र हैं वो डिपिक्टेड हैं, यानी वो बनाए गए हैं, ठीक है। उस जानवरों के चित्र जो सील्स पे डिपिक्टेड हैं उनसे ये कंक्लूड किया जा सकता है, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है और उससे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि कौन कौन से जानवर हुआ करते थे, ठीक है, और कौन कौन सा जानवर उनके लिए डोमेस्टिकेशन हुआ, कौन कौन से जानवर को वो लोग डोमेस्टिकेट करते थे और कौन कौन सा जानवर उनके लाइफ में एक प्रोमिनेंट रोल प्ले किया करता था। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स में देखिए, तो जैसे बुल का वो लोग जो क्या करते थे, पशुपालन करते थे, ठीक है। काव को वो लोग पालते थे, बफेलो को वो लोग पालते थे, गॉट को वो लोग पालते थे, सीप को वो लोग पालते थे, डॉग हो गया, कैट हो गया, केमल हो गया, यानी ये सारे जानवर वो डोमेस्टिकेट करते थे, यानी वो पाला करते थे। यानी ये उनका दूसरा इकोनॉमिक लाइफ था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब एक तीसरा, क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। यानी क्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज में कौन कौन सा क्राफ्ट्स का प्रोडक्शन करते थे, उनके इंडस्ट्रीज में क्या क्या चीजें बनाई जाती थी, ये एक तीसरा इंपॉर्टेंट, है ना, उनके हड़प्पन लोगों का इकोनॉमिक लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था। क्या क्या चीजें हैं देख सकते हैं। द हड़प्पन्स वर गिफ्टेड विद हाई टैलेंट रिगार्डिंग क्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज, यानी हड़प्पाई जो लोग थे उनको कह सकते हैं एक अलग ही टैलेंट थी उनके पास। अगर टैलेंट नहीं होती तो क्या टैलेंट, इंसान ही तो थे, हम लोग भी इंसान हैं। और आप देखते होंगे आज के समय में भी आप कई बार टेलीविजन पे, आप कई बार न्यूज़पेपर्स में, आप कई बार मैगजीन्स में या कई अलग अलग जो सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके माध्यम से आप देखते होंगे दुनिया के अंदर में कोई ना कोई इंसान किसी ना किसी फील्ड में दिन प्रतिदिन कारनामा करते रहता है, ठीक है। तो क्या ये चीजें, क्रिएटिविटी आपके अंदर मौजूद है, बस उस क्रिएटिविटी को आपको पुल आउट करना है, बाहर निकालना है और अपने टैलेंट से पूरी दुनिया को बता देना है कि देखो मेरे पास ये क्षमता है, ठीक है। जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस ने कहा था कि जो तुम्हारे अंदर है उसको, ठीक है, कह सकते हो बिना किसी डर के लेके आगे बढ़ो और दुनिया में उसे प्रूफ करके दिखा दो, ठीक है, यानी रुकना नहीं है। ठीक उसी तरीके से ये लोग भी, इनके पास हाईली टैलेंटेड लोग थे। अब देख सकते हैं अब ये लोग इनकी कौन कौन से क्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज में क्या क्या इनके, मतलब कौन कौन से क्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज यहां पे मौजूद थे देख सकते हैं। मेकिंग ऑफ पॉटरी, ये लोग जो बर्तन बनाया करते थे, मेटल वेसल्स, धातु का सामान बनाया करते थे, टूल्स एंड वेपन्स बनाया करते थे, स्पिनिंग ऑफ कॉटन एंड ऊल और कॉटन का वो लोग क्या करते थे, धागा तैयार किया करते थे, वीविंग एंड डाइंग, है ना, कपड़ों को बुनना, कपड़ों को रंगना, ये उनके इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन में शामिल था। वुडन आर्टिकल्स, ठीक है, कुछ वुडन आर्टिकल्स थे जैसे ब्लैक कार्ट्स, बैलगाड़ी के बारे में आप जानते होंगे, बोट्स था, नाव, ये सब चीज क्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज का एक इंपॉर्टेंट रोल इकोनॉमिक लाइफ में उनके जीवन में कहते हैं ये प्ले किया करता था। यानी हड़प्पाई लोग, हड़प्पन पीपल जो था, हड़प्पन पीपल के टाइम में इकोनॉमिक लाइफ जो हुआ करता था उसमें ये तमाम चीजें जो थी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करती थी। आगे देखो बीड मेकिंग। अच्छा ये बीड क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो ये बीड क्या होता है। मैं तुमको आज का एग्जांपल दिखाता हूं ताकि तुम आसानी से समझ लो। आप लोग देखते होंगे कई बार लोग गले में माला पहनते हैं, गले में माला पहनते छोटे छोटे मोती को क्या करते, कई सारे मोती होते हैं छोटे छोटे ऐसे सर्कुलर शेप में, कई सारे मोती, उन मोती को क्या करते हैं धागा में बांध के, ठीक है, और वो लोग गले में डाले हुए रहते हैं। कुछ ऐसा ही बीड्स हुआ करता था। बीड्स क्या होता है, चाहे वो लकड़ी का हो, चाहे वो ग्लास का हो, चाहे वो प्लास्टिक का हो, ठीक है, चाहे वो किसी स्टोन का हो, चाहे वो किसी मेटल का हो, ठीक है, इन तमाम चीजों को, ठीक है, छोटे छोटे सर्कुलर शेप में क्या किया जाता था, छोटे छोटे सर्कुलर शेप में काट के उसको क्या किया जाता था, धागा में तैयार करके और उसको पहना जाता था, ठीक है, और वो एक ज्वेलरी के रूप में, एक ऑर्नामेंट्स के रूप में उनके लिए, ठीक है, कह सकते थे काम आया करता था, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, सिर्फ वो कई तरह की, यानी बीड मेकिंग में कई अलग अलग चीजों का इस्तेमाल होता था, ठीक है, और वो एक नेकलेस के रूप में उसका इस्तेमाल करते थे, एक ज्वेलरी के रूप में उसका इस्तेमाल करते थे, एक ऑर्नामेंट्स के रूप में वो उसका इस्तेमाल करते थे। जैसे देखो पहले मैं एक चीज बताता हूं, यानी ये उनका फेवरेट ऑक्यूपेशन था। पिछले क्लास में मैंने एक चीज और आपको बताया था, आपने चंडहुदरों का नाम सुना होगा। पाकिस्तान के 2-3 साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हड़प्पा, जिसके नाम पे सिविलाइजेशन का नाम ही हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ गया। दूसरा मोहनजोदारो, जिसको आप माउंट ऑफ द डेड कहते हैं, यानी मृतकों का टीला। तीसरा चंडहुदरो, यानी पूरे हड़प्पन साइट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सिल्क्स एंड क्राफ्ट्स प्रोडक्शन के लिए जाना जाता था वो चंडहुदरो हुआ करता था। यानी ये बीड मेकिंग, जो नेकलेस वाला जो था, जो ऑर्नामेंटल चीजें वो लोग गले में पहना करते थे,
वो उसमें वो कैसे बनाया जाता था? देखो, वो कई सारे स्टोन से बनाए जाते थे। तो कौन कौन से स्टोन थे जो बीट को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था? आप देख सकते हैं, कार्नेलियन हो गया, जैस्पर हो गया, क्रिस्टल हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, एस्टियाटाइट हो गया, इटीसी, यानी कई सारे ये सब पत्थरों के नाम है। यानी ये वो पत्थर हैं जिनको बीट बनाने के काम में लाया जाता था। तो ये तो मैंने पत्थर बनाया। उसके अलावा मेटल्स, कई सारे मेटल्स भी थे जिनको बीड बनाने के काम में लाया जाता था। तो कौन कौन से मेटल थे? चाहे कॉपर तांबा हो, चाहे ब्रॉन्ज कांसा हो, चाहे गोल्ड हो, ये सब मेटल्स हुआ करते थे। शेप्स, अब ये किस किस शेप्स में बनाए जाते थे? सिलिंड्रिकल शेप हो गया, स्फेरिकल शेप हो जाता था, कह सकते हो डिश शेप हुआ करता था। यानी कई अलग अलग शेप्स में ये बीड्स बनाए जाते थे। और बीड्स एक ऑर्नामेंट्स के रूप में, एक नेकलेस के रूप में, और कह सकते हैं उनके जीवन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, उनके खूबसूरती में कह सकते हैं चार चांद लगा देता था। ठीक, जैसे आज लोग सोने का ज्वेलरी, हीरा का ज्वेलरी पहनते हैं, कुछ ऐसा ही कह सकते हैं वो लोग बीड्स को बीड मेकिंग करके और उसको ऑर्नामेंट्स के रूप में वो लोग पहना करते थे। पांचवा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके लाइफ का, वो है ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स यानी ऑब्वियसली बात है, चार चीज आपने पढ़ा। एक तो उनकी इकोनॉमिक लाइफ में बड़ा प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है एग्रीकल्चर। कई सारे एविडेंसेस ये हमें बताते हैं कि उनकी लाइफ में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल प्ले करता था। और उतना ही नहीं, एग्रीकल्चर काफी फ्लोरिस्ट स्टेज में हुआ करता था हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में। दूसरा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, कौन कौन से जानवरों को वो लोग पाला करते थे। तीसरा, क्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज में क्या क्या करते थे। चौथा, बीट मेकिंग में कौन कौन से पत्थर से बीट बनाए जाते थे, कौन कौन से मेटल इस्तेमाल होते थे, कौन कौन से शेप्स में बनाए जाते थे, और बीट्स क्या होता है ये मैंने आपको बताया। पांचवा जो उनके इकोनॉमिक लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था वो था ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, आज भी देखो व्यापार और वाणिज्य एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी कंट्री के इकोनॉमी को बढ़ाने में, किसी इंसान की इकोनॉमी को बढ़ाने में, ठीक है, या किसी स्टेट की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में। ठीक, तो ये ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। देखो, एक बात तो आपको पता होगा, आज मैं अगर इंडिया की बात करूं, ठीक है, आज इंडिया के अंदर देखो तो ट्रेड को हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक इंटरनल ट्रेड और एक एक्सटर्नल ट्रेड। यानी एक्सटर्नल ट्रेड को हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड कह सकते हैं, है ना। इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या हो गया? वो ट्रेड जो विद इन कंट्री एक जगह से दूसरे जगह सामान को आप भेज रहे हो, सामान को ला रहे हो, बिहार से झारखंड जा रहा है, झारखंड से बंगाल जा रहा है, बंगाल से तमिलनाडु जा रहा है, मतलब विद इन कंट्री जो ट्रेड हो रहा है, ठीक है, चाहे वो रोड से हो, चाहे वो वाटरवेज से हो, या चाहे जिस भी वेज से हो, ठीक है, तो ये ट्रेड जो है वो इंटरनल होता है। लेकिन जब आप सी वेज से, ठीक है, यानी ओशियनिक ट्रेड करते हो, यानी आपको अमेरिका से ट्रेड करना है तो ऑब्वियसली बात है आप ओशियन का इस्तेमाल करोगे। आपको फ्रांस से ट्रेड करना है तो आप ओशियन का ट्रेड, यानी एक देश से दूसरे देशों के बीच जो ट्रेड होता है इसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। तो ये जो आज है तो ठीक उसी तरीके से हड़प्पन टाइम में भी तो हुआ करता होगा ट्रेड, है ना। तो हड़प्पन समय में भी, क्योंकि देखिए ये हम दूसरे कंट्री के साथ क्यों ट्रेड करते हैं, इसका एक इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा। ठीक है, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो सेल्फ सफिशिएंट है। सेल्फ सफिशिएंट कहने का मतलब है कि दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिसके पास दुनिया की तमाम रिसोर्सेस और उसके पास मौजूद हो। हर देशों के अंदर में कुछ ना कुछ खासियत पाई जाती है, जैसे हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी, कुछ क्रिएटिविटी पाई जाती है, ठीक हर देशों के अंदर कुछ ना कुछ चीजें पाई जाती है। इसलिए पूरा का पूरा दुनिया एक दूसरे से इंटरलिंक है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं, एक दूसरे पर इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है। यानी जब तक आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हर समय हर लोगों के पास हर चीज नहीं होता और हर देशों के पास हर चीज नहीं है। इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड इससे और ज्यादा फ्लोरिश कर सकता है। आज खुद ही सोच लीजिए, आज कई सारे भारतीय अमेरिका में काम कर रहे हैं, कई सारे अमेरिका दूसरे देश में काम कर रहे हैं, ठीक, अमेरिका कई सारा चीज हमारे देशों से ले जा रहा है, ठीक है, अमेरिका का कई सारा चीज हम मंगा रहे हैं, हमारा देश का सामान दूसरे, ये सब क्या है? ये सब दिखा रहे हैं इंटरलिंकिंग बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। और पॉलिटिकल साइंस के भाषा में आप एक शब्द पढ़े होंगे, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, यानी किसी कंट्री के इकोनॉमी का वर्ल्ड के इकोनॉमी से जोड़ देना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। तो लास्ट में हम लोग इस ट्रेड को, हड़प्पन पीपल के ट्रेड के बारे में भी अगर बढ़ेंगे तो वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हुआ करता था। इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या होता है कि हड़प्पाई जो साइट्स थे, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिफरेंट साइट्स के बीच में क्या होता था, जो ट्रेड होता था उसको हम लोग इंटरनल ट्रेड कहते हैं। और एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है कि हड़प्पा का ट्रेड होता था ओमान के साथ। अब यहां पे एक चीज दिमाग में रखना, ओमान आपने सुना, पश्चिम एशिया यानी वेस्ट एशिया का कंट्री है ओमान। उस ओमान को मगान के नाम से जाना जाता था। अगर मान लो आपसे किसी ने सवाल किया मगान को, मतलब एंशिएंट टाइम में मगान को, वर्तमान में कौन से देश को एंशिएंट मगान के नाम से जाना जाता है, तो बहुत ही आसानी से कह सकते हैं ओमान। दूसरा, ठीक है ना, आप मेलुहा, है ना, इंडस वाला रीजन जो था ना, सिंध प्रदेश वाला जो रीजन था उसे मेलुहा कहा जाता था। यानी हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का ट्रेड मगान के साथ हुआ करता था, यानी ओमान के साथ।
इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का ट्रेड इजिप्ट के साथ हुआ करता था, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का ट्रेड मेसोपोटामिया के साथ हुआ करता था। अब आपका यह सवाल होगा कि सर इनका ट्रेड इन कंट्रीज के साथ हुआ करता था, लेकिन इसके एविडेंसेस क्या है? ऑब्वियसली बात है, एविडेंसेस के बगैर आप कह कैसे सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं ये बता देता हूं कि हड़प्पा के कई सारे सील्स इजिप्ट में, हड़प्पा के कई सारे सील्स मेसोपोटामिया में, इस सिविलाइजेशन के कई सारे कह सकते हैं एविडेंसेस मगान में मिलते हैं, और वहां के कई सारी चीजें इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स पे मिलते हैं। यानी ये हमें बताता है कि इनके बीच में ट्रेड हुआ करता था, ठीक है। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया कि किसी के पास भी कुछ चीज, मगान से हड़प्पा के लोग तांबा बहुत ज्यादा मंगाया करते थे। कहां से? मगान से, समझ गए। अब एक चीज तो यानी इंटरनेशनल ट्रेड इनका किसके किसके साथ हुआ करता था? मगान से हो गया, इजिप्ट से हो गया, मेसोपोटामिया से, क्योंकि इन तीनों जगहों से हड़प्पन सील्स मिले हैं, हड़प्पन एविडेंसेस मिले हैं, और वहां की चीजें यहां हड़प्पा से मिले हैं। तो यानी ये दिखाता है कि उनके बीच में ट्रेड रिलेशनशिप था। अब ट्रेड किससे होता था, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं रोडवेज और वाटरवेज, दो इंपॉर्टेंट वेज था ट्रेड करने का, ठीक है। तो रोडवेज यानी ऑब्वियसली बात है जहां रोड पॉसिबल था, हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट साइट्स के बीच आपने पढ़ा था कि हड़प्पा के अंदर एकदम ग्रिड सिस्टम था रोड का, यानी उनके अलग अलग साइट्स के बीच जो ट्रेड हुआ करता था वो रोड से हुआ करता था। लेकिन आपको मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करना है, आपको मगान के साथ व्यापार करना है, वाटरवेज के साथ, या आपको हड़प्पा की अलग साइट्स के साथ व्यापार करना है, ठीक है, तो रिवरवेज से आप जा सकते थे। यानी वाटरवेज कह सकते हैं, ये रोडवेज, ये सब एक इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कम्युनिकेशन का हिस्सा हुआ करता था। किन किन कंट्री के साथ ट्रेड हुआ करता था, किन किन कंट्री से ये लोग कहां कहां से क्या क्या चीजें मंगाया करते थे, वो समझ लेना। कर्नाटका में मैसूर है, ठीक है, मैसूर से ये लोग सोना मंगाते थे, ठीक है। खेतरी राजस्थान में है, वहां से ये लोग तांबा मंगाते थे। ओमान से मैंने आपको बताया तांबा मंगाते थे, ठीक है। ईरान का नाम आपने सुना, वहां से चांदी मंगाते थे। अफगानिस्तान का नाम आपने सुना है, वहां के सोरतुघई से, ठीक है, लैपिस लजूली एक बहुत ही प्रीसियस स्टोन हुआ करता था, लाजवर्द मनी, वो वहां से मंगाते थे। यानी अलग अलग जगहों से अलग अलग चीजें मंगाते थे, ठीक है। और इस तरीके से काफी फ्लोरिस्ट स्टेज में यहाँ का ट्रेड सिस्टम हुआ करता था। यानी ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों का इकोनॉमिक लाइफ का एक इंपॉर्टेंट, ये सब उनके इकोनॉमिक लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। यानी दूसरे भाषा में कहें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग इन तमाम चीजों में इन्वॉल्व्ड थे। ये तमाम चीजें उनके सोर्स ऑफ इनकम का एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम का एक बहुत बड़ा कह सकते हैं हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। तो मैं आज आपको समझ में आ गया होगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का इकोनॉमिक लाइफ क्या हुआ करता था। तो पांचों चीज मैंने आपको बता दिया पिछले वीडियोस में। आप मेरा ये तो मैं आपको अगला मैं पार्ट 6 बना रहा हूं, ठीक है। आप पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 5, पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1, यानी आप सिंपल डाल सकते हैं। और फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया बाय विकास कुमार पार्ट 1, फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया बाय विकास कुमार पार्ट 2, ऐसे करके आप तमाम चीजों को देख सकते हैं। आप किसी तरह का कोई फीडबैक देना चाहें आप वो भी हमें दे सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और कॉन्टैक्ट नंबर है 7301175079, 7301175079। किसी तरह का फीडबैक, रिलेवेंट कमेंट आप दे सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब चीज समझ में आ गया होगा। आप किसी भी तरह के सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं। चलिए फिर मैं अगले क्लास में अगले पार्ट, अगले वीडियोस के साथ आपके बीच अवेलेबल होऊंगा। ऑल द बेस्ट।